अस्सलाम वालेकुम। वो मेरा रूटीन के मुताबिक मेरा अगला टॉपिक मैंने चुना था, बड़ा कॉमन है, हमें बड़ा जो ओवरवेट लोग हैं ना, मैसिव ओवरवेट हैं, उनके बारे में बड़ा हमें प्रॉब्लम मैनेजमेंट में हो रहा होता है। तो बड़े हम जो मर्जी जो कर लें, अपनी जोर लगा लें अपनी, तो वो तो हमसे कंट्रोल होते नहीं है। ये जो जो वेट रिड्यूसिंग पिल्स वगैरह हैं, ओरली स्टार्ट है, ओरा स्लिम है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी वंडर वाला होता है, बात नहीं है कितना वंडरफुली एक्ट करें। थोड़ा सा वेट होता है वो भी गेन कर लेते हैं। टीके हैं आजकल, इंजेक्शन लोगों ने लिए हुए हैं डायबिटीज़ के लिए, वो लोग बड़े कॉमन है, उसकी मैंने कॉम्प्लिकेशन बड़ी देखी। तो बड़ा मसाइल हमारे लिए होते हैं। तो मैंने कहा आज मैंने बड़ी बार सुनता रहता था, देखता भी रहता हूँ कि बैरिएट्रिक सर्जरी जो है ना, ये बड़ा कॉमन हो गया हुआ आजकल। और मैं तो पहले यकीन में करता था इस तरह की चीज़ होती है, लेकिन कई बार मैं कंपेल होके मैंने फिर कराए हैं। मैं एक आध अपना केस भी जो पहला मैंने किया तो उसको भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझने कि बैरिएट्रिक सर्जरी ये वेट लॉस सर्जरी है, इसके नाम है कि वेट कम करना है तो बैरिएट्रिक सर्जरी करा लें। ओबेसिटी सर्जरी है, मोटापे की सर्जरी है। तो ये जो बैरिएट्रिक इटसेल्फ वर्ड भी जो है ना, ये जो है ना, ये बड़ा पुराने ज़माने से लफ्ज़ निकला हुआ है। ये इसका नाम जो ये समझ लें कि ये ग्रीक बार होती है, रूट बार है वो, उसको उसके नाम से ये निकला है। और अटार IATR अटार ये कहते हैं ट्रीटमेंट, यानी वेट की ट्रीटमेंट को इसका बेसिकली ये है। इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। और ये कहते हैं कि पहले जो होता ये है कि ये जो वेट लॉस सर्जरी है या बैरिएट्रिक सर्जरी है, ये ओबेसिटी के अंदर और ओबेसिटी रिलेटेड जो उससे ताल्लुक़ रखने वाली डिसऑर्डर्स हैं, उसको ये है ना, इसके लिए बड़ी हद तक मददगार होती है। और आपका खाना, इवन खाना आपका कम हो जाता है, आपको दिल भी कर रहा है तो अकोमोडेशन स्टमक करता नहीं, इसलिए वेट कम हो जाया करता है। तो इसकी हिस्ट्री वो कहते हैं, फारिया ने रिपोर्ट किया था 2017 में, उसने कोई 138 किस्म की साइटेड थे उसकी, कि उसने कहा था फर्स्ट बैरिएट्रिक सर्जरी जो है ना, वो तकरीबन 10वीं सदी में स्पेन में की गई। 10वीं सदी में, अब कहाँ ज़माना ये है। उसके बाद जो मॉडर्न वाली चीज़ें थी उसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि उसने कहा जी कि तकरीबन जो एक हमारा एडवर्ड होते थे, मेसन नाम का था, उन्हें कहते फादर ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी उसको कहते हैं। और जो अब दूसरा ये कह रहे थे कि इसकी जो स्वीडिश सर्जन था 1952 में, इसने पहली जो सर्जिकल जो ट्रीटमेंट की थी ओबेसिटी के नाम से, और जिसकी वजह से कोमॉर्बिडिटीज वगैरह कम हो गई उसकी। तो ये 79 में आपको मैंने बताया उसने किया था। उससे पहले उसने आपका एक फारिया ने रिपोर्ट किया हुआ कि 10वीं सदी में हो गया। तो पहली जो बिलियो पैनक्रियाटिक डाइवर्शन है उसके अंदर ये करते हैं, कभी आपका स्टमक को छोटा कर देते हैं, स्टमक को डाइवर्ट कर देते हैं डायरेक्टली, छोटा सा पाउच छोड़ के आंतों की तरफ। वो मैं उसको थोड़ा सा नाम बताऊंगा, हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पुरानी हिस्ट्री है, बड़ा कॉमन हो गया हुआ है हमारे यहाँ के अपने डॉक्टर पॉली क्लिनिक में। वो अच्छे हैं, शामी साहब का बेटा आतिफ है, मैंने तो 1-2 पेशेंट 3 उनको भिजवाए हैं, तो बड़े अच्छे माशाल्लाह उनके रिजल्ट हैं। तो वो और भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, CDA में हैं। पिछले दिनों मैं देख रहा था कोई चाइना से डॉक्टर वो कह रहे थे जी हमने कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं CDA के अंदर। मैं तो नहीं गया, लेकिन ये है कि वो ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इंडिकेशन इसकी होती है कि कब करनी चाहिए आपकी, ठीक है। लेकिन शर्त पहले ये है कि आपने इसके 2-3 चीज़ें करनी होती है इसके साथ। एक तो ये है कि आप जब कर रहे हैं तो आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि बाबा आपने ना सिर्फ डाइट को एडहियर करना, ये नहीं कि जो बेश कर दिया छोटा और फिर आपने दबाई जाए, स्टमक मेगा स्टमक बन जाते हैं बड़े बड़े, उसमें फिर अकोमोडेशन ज़्यादा हो जाती है। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। बिहेवियरल चेंजेस हैं कि आपको लगता है खाना तो आपने हाथ रोकना है, सुन्नत पे रसूल पर सल्लम की कर लें कि 2/3 खाना 1/3 छोड़ना है, उससे भी आपको हेल्प मिलता है। फिर फार्मा थेरेपी है, दवाइयाँ भी लोग देते हैं, और सर्जरी बहुत इस तरह की ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर है। तो इंडिकेशन कहाँ पे, किन लोगों की करनी चाहिए? वो कहते हैं जो भी 70 ईयर्स तक है उसको आप उसको कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी करें उतना ज़्यादा फायदा होता है। मतलब 20s में 30s में
34 36 سال میں، 40 42 45 40 میں ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے لمبی دیر جینا ہے، ان کا فائدہ 70 سال کو کریں گے، اگر وہ 80 پہ چلا جاتا ہے اس کو 10 سال کا بینیفٹ ہے۔ کسی کو 20 سال میں آپ نے کر دیا، اس نے 80 پہ جانا ہے تو 60 سال کا بینیفٹ۔ تو جتنی جلدی کر لیں، 20 میں 30 میں 40 کی دہائی میں آپ کر لیں، بہت زیادہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے اس کا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بی ایم آئی ہم کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس ہے، اس کو موٹاپے کا میئر کرتے ہیں، 40 سے اوپر ہونا چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں بیٹرک سرجری یا ویٹ لاس سرجری، جیسے اس کے نام مختلف طرح کے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ایون آپ کا بی ایم آئی کسی کا اس سے کم ہے، ایون 38 ہے لیکن اوبیس ہے، موٹاپا ہے، اس کے کمپلیکیشن ہے، سلیپ ایپنیا ہے، کئی طرح کی چیزیں ہیں جس کے اندر انڈیکیشن اس کی بنتی ہے کہ آپ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹائپس آف سرجری پہ آ جاتے ہیں، 3 4 5 قسم کی سرجریز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ریسٹرکٹیو پروسیجرز ہیں، یعنی آپ نے اس میں معدے کے سائز کو کم کر دینا ہے، اس سے ظاہر ہے معدے کا سائز کم ہو جائے گا تو کھانا معدے میں کم آئے گا، تو اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ ویٹ آپ کا جو ہے نا وہ کنٹرول رہے گا۔ یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایڈجسٹیبل گیسٹرک بینڈ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے بینڈ ہوتا ہے، بینڈ لگا دیتے ہیں اسٹمک کے بل، تھوڑا سا ایڈجسٹیبل ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کی ایک طرح کا اس میں آپ کے اسٹمک کو محدود کر دیتا ہے اس کے اندر کھانا جانے کو۔ یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں۔ دوسرا اس کے علاوہ آپ کی یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی آپ کی جو ہے نا وہ گیسٹریکٹمی کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ کافی سارا میجر پورشن جو ہے نا اس کا اسٹمک کا ریموو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کم ہو جاتا ہے معدے کے کانٹینٹ۔ اس کو سلیو گیسٹریکٹمی کہتے ہیں، یعنی سلیو کی طرح کی شکل کی وہ معدہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ظاہر ہے جہاں آپ نے 4 روٹیاں کھانی ہیں تو آدھی روٹی سے آپ کا فلنس کا احساس ہو جائے گا۔ وہ بھی میں کبھی کسی کو ٹیک اپ کروں گا، کیونکہ جو ہمارے بھوک کے ہارمون ہیں باقاعدہ، تو بھوک کے ہارمون کا وہ کہتے ہیں زیادہ سٹمک میں ہوتے ہیں۔ ون آف دا ریزن جس سے یہ ہوتا ہے، میں اس کو کبھی بعد میں ٹیک اپ کروں گا، وہ جب معدے کا آپ 70% کاٹ دیں تو 70% تو بھوک کے جو ہارمون جو آپ کو بھوک لگاتے ہیں وہ تو چلے گئے، تو لہٰذا آپ کی اشتہا بھی نہیں ہوتی، آپ کا کھانے کو دل نہیں کرتا، ویٹ بڑا امپورٹنٹلی یہ ہو جاتا ہے۔ سلیو گیسٹریکٹمی کے بعد پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر وہ کر لیتے ہیں۔ پھر ناسٹاموٹک پروسیجرز ہیں جہاں سے آپ نے جو کھانے کو آنت کو ڈائیورشن دے دیتے ہیں، وہ اس کے ڈائریکٹلی آنتوں میں لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی جو نیوٹرینٹس اور جو ایبزارپشن ہے بہت کم ہو جاتی ہے۔ پھر کمبائن پروسیجر ہوتے ہیں جس کے اندر میل ایبزارپشن ہے اور ڈیوڈنل سوئچ ہوتا ہے، اور ایک سیڈس وغیرہ کہتے ہیں جس میں آپ کو یہ سنگل اناسٹوموٹک جو ڈائیورشن کر دیتے ہیں، بائی پاس کر دیتے ہیں، وہ سلیو گیسٹریکٹمی ہے۔ کمبینیشن میں ڈپینڈ کرتا ہے آپریٹر، باعث ہوتا ہے کہ جو آپریٹر کس چیز میں ایکسپرٹیز ہے یا وہ موقع پہ کیا اندازہ لگاتا ہے کہ ان چیزوں سے اس کا فائدہ ہے۔ تو 4 5 6 طرح کے پروسیجرز ہیں، یہ ہم ان کو گائیڈ نہیں کرتے ہیں سرجن کو، یہ سرجن کا کام ہے۔ لیپروسکوپ سے جیسے وہ آپ کا آج کل کرتے ہیں، اوپن پروسیجر نہیں ہے، جیسے پتے کی سرجری میں پورٹ بناتے ہیں اور وہ بڑے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، ان کا آئے دن کا کام ہے، تو وہ ہم ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو پروسیجر وہ اڈیپٹ کرنا چاہے کریں۔ بینیفٹ کیا ہوتے ہیں؟ سگنیفیکنٹ ویٹ لاس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے پیشنٹ کے بارے میں، اتنا وزن کم ہوتا ہے کہ باقی دوائیوں سے نہیں کرتا۔ یہ مجھے کہتے ہیں آگے اورلی اسٹیٹ لے لیں جی، اورا سلم دے دیں، آپ اس کو 3 4 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، 1.5 2 سال کے بعد 2 kg فرق پڑتا ہے۔ اور جو انجیکشن وغیرہ ہیں ان کی اپنی کمپلیکیشن ہے اور وہ ان سے تھوڑا زیادہ پڑتا ہے، لیکن اس قسم کا نہیں جس میں یہ جتنا اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بس یہ ایک ونس پروسیجر ہے جو کہ اگر آپ تھوڑا سا اسٹک کریں، اس ہدایات پہ عمل کریں تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی جتنے بھی موٹاپے سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، بڑی کمپلیکیشن ہے، اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جایا کرتا ہے۔ ساتھ اس کے آپ کا یہ ہے کہ آپ کی جو کئی بیماریوں میں ریمیشن ہو جاتی، کسی کو شوگر ہے تو ہو سکتا ہے شوگر شریر سے ختم ہو جائے اگر آپ نے اتنا ویٹ کم کر لیا۔ میرا پیشنٹ کو پھر میں بار بار کہتا ہوں، میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ تقریباً جسم سے غائب ہو جاتی۔
स्लीप एपनी है, रात को ये मोटे लोगों को रात को एकदम हड़बड़ा के उठ के बैठ जाते हैं, लगता है सांस बंद हो गया। लोग उसके लिए वो पीप वगैरह लगाते हैं, वो उनकी ब्रीदिंग के लिए वो पॉजिटिव प्रेशर आपके देते हैं ताकि उनकी ब्रीदिंग रात को स्लीप इसकी बिल्कुल जान छूट जाती है। दूसरा ये है कि मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट मोटापे में जब कम होता है तो बहुत इनका मोर्टेलिटी पे फर्क पड़ जाता है, और कोई कॉम्प्लिकेशन जितनी भी आए उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी बेहतर हो जाती है। हमारे पेशेंट हैं वो तो ऐसे हाँ करते थे, अब वो भागते फिरते हैं, तो लिहाजा वो क्वालिटी ऑफ लाइफ का फर्क पड़ गया, डेथ रेट कम हो गया, शुगर रिमिशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर रिमिशन हो जाता है, और आपका वेट कम हो जाता है, आपको चलने फिरने में आसानी हो जाती है, चलने फिरने के बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर आप मैसिव ओवरवेट है ना चल रहे हैं तो उसकी वजह से घुटने गए, कमर गई, कमर की दर्दें शुरू हो गई, ये सारी की सारी चीज़ों से जान छुटती है। और मैंने पहले पेशेंट में मुशाहिदा किया, इसलिए मैं इसका कायल हो चुका हूँ कि इसका फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल कभी कभी रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, हर चीज़ की होती हैं, जैसे इसके अंदर भी है। एक तो यह है कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग है, वो किसी भी सर्जरी में ब्लीडिंग अगर केयरफुल नहीं है, आपने को आर्टरी वार्टरी लाइगेट सही नहीं की, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। फिर एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है, वो इटसेल्फ है, वो किसी भी सर्जरी में होती है। तो एनेस्थीसिया की वजह से कई लोगों को होश नहीं आता, कई लोगों की वेकनेस का प्रॉब्लम आ जाता है, ये बड़ा मसला है। इसके बाद ये होता है कि आपका जब मैदा कट जाता है, आंतों को बाईपास उसका होता है, तो आपके जो कई बार विटामिन या न्यूट्रिएंट्स जिसको कहते हैं ये जज़ब नहीं होते, तो अगर ख्याल ना करें, आप उनको मैयर ना करें शुरू में, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है। हम नहीं चाहते कि वो विटामिन पूरे रहने चाहिए, ये सारी हैं। फिर इन्फेक्शन बड़ा इम्कान है इसका, किसी भी सर्जरी में इन्फेक्शन होती है, लोग आराम से जाते हैं, पित्ते की है, कोई स्टेक्टमी कराई, लेकिन पता लगा जी बाद में इन्फेक्शन होगी। तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन ये है, कभी एनेस्थीसिया रिलेटेड हेडेक होता है, फिर नोजिया है, वॉमिटिंग है, रूटीन में ये सारी चीज़ें सब लोगों के साथ ये चलती रहती हैं। तो फिर कभी कभी होता है कि आपने अगर लाइफस्टाइल चेंजेस, आप कमिटमेंट नहीं है, तो वेट दोबारा ओवर ईटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, आपका वजन भी कम हो गया 30-40 kg, आप फिर नहीं चल रहे तो फिर वेट गेन करते हैं, फिर आपका स्टमक थोड़ा सा बढ़ना लगता है, वेट गेन करते हैं, ये बड़ा है। फिर यह है कि आपका अगर आप बैठे रहते हैं और उससे प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी कभी ब्लीडिंग हो जाए और चीज़ें, तो रेयरली पेशेंट शॉक में जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, और इनकी टांगें अगर मूव नहीं कर रहे, ज़्यादा देर लेटे रहें, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जैसे मैंने पहले उसमें कहा था, वेन्स में खून इंगॉज हो रहा है। तब तक तो मैंने जो 2-3 करवाए हैं इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो कब हमने नहीं करना, ये नंबर 1 तो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर आप अनविलिंग है कि मैंने परहेज नहीं करनी, मैंने अपनी सख्ती से ये चीज़ें, स्मोकिंग बंद नहीं करनी, मैंने ओवर ईटिंग बंद नहीं करनी, मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, तो इन लोगों को कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो कमिटमेंट चाहिए। फिर पित्ते की पथरियाँ हैं, वो किसी के हैं तो वो भी किसी हद तक कोई आपका वो कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है कि वो है। फिर आंतों की रुकावट हो जाती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, उसके अंदर नहीं करते। फिर मैसिव स्किन है, बड़े बड़े फोल्ड हैं, बड़े बड़े इस तरह के, वो उसके अंदर भी लोग अवॉइड करते हैं। क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, खून आपके क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, आपके अंदर इनहेरेंटली जेनेटिकली वो ऐसा है जिसके अंदर आपको ब्लीडिंग का इम्कान है, तो फिर उसमें भी अवॉइड करते हैं। सीवियर हार्ट डिजीज़ है, यानी वो कहते हैं ना NYHA होती है ना, वो अगर 3-4 की है उसके अंदर अवॉइड किया जाता है कि वो उसमें फिर वो एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन बर्दाश्त नहीं करते। पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, फेफड़ों का प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो वैसे भी किसी भी चीज़ में, हार्ट डिजीज़ में, वेल्वुलर डिजीज़ में, किसी भी चीज़ में हो जाए तो एनेस्थीसिया वाले भाग जाते हैं कमरा छोड़ के, वो नहीं करते हैं, उसमें एनेस्थीसिया का रिस्क बढ़ जाता है। और किसी भी चीज़ में जिसमें एनेस्थीसिया का रिस्क ज़्यादा है वो यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं। फिर कॉस्ट का इशू है, कॉस्ट का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले पेशेंट कराए थे, वो क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या गैजेट्स इस्तेमाल होती हैं जिसमें ये लाखों में है। पहले मैं तो 4-5-6 लाख 4-5-6 लाख लेते, तब आहिस्ता आहिस्ता जब और लोग आ रहे हैं, कुछ कॉमन हो रहा है, अब पता नहीं हॉस्पिटल वगैरह में क्यों नहीं इजाज़त देते, सारे प्राइवेट में कर रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम है, आप बाकी चीज़ों का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, दिल का,
बाईपास शाईपास एंजियोप्लास्टियाँ सारी हो रही हैं, और ये मेरा ख्याल है उन सब पे भारी, उन सब को रोकने की एक दवाई है। तो पता नहीं हॉस्पिटल में क्या इश्यूज हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं करते, हो सकता करते हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो ये है कि मैं आपको अब अपना जो पहला केस है उसके बारे में बताता हूँ। मैं उनका बाद में आपको तस्वीर भी उनसे इजाज़त ली थी, मैं शेयर करूँगा आपसे, बताऊँगा। ये कोई आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है। ये इनका हाजी अब्दुल रहीम नाम था। इनका मैक्सिमम वेट रिकॉर्डेड 175 kg है, 175 किलोग्राम, और वो कद उनका अच्छा है, 6 फुट के करीब कद है, और ऐसे करके मुंह खोल के चलते हैं। सांस लेना मुश्किल है, बाथरूम नहीं जा सकते प्रॉपरली, सांस फूल जाता है। वर्स्ट किस्म की शुगर है उनको, वर्स्ट किस्म का ब्लड प्रेशर है, और उसके अलावा स्टमक के इशू हैं, कमर के इशू हैं, घुटनों के इशू हैं, सांस फूल रहा है। उनका 4 इंजेक्शन इंसुलिन के लेते हैं, डायबिटीज़ के लिए ले रहे थे जब, और उसके अलावा कुछ 3-4 गोलियां एक्सफोर्ड, HCT और ये इस तरह की, और बड़ी और दवाइयाँ हर्बेसर और ये और वो। उस हार्ट उनका ठीक था, लेकिन ये ले रहे हैं, प्लस मैदे की दवाई ले रहे हैं, प्लस स्टैटिन कोलेस्ट्रॉल लॉरिंग ड्रग ले रहे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं। और हाल ये है कि जब आते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी गिरे अभी गिरे। और इन सारी दवाइयों के बावजूद जब हम पता करते हैं शुगर कितनी है, जी मेरी फास्टिंग में आज 380 थी या 420 थी। 4 इंजेक्शन, 4-5 किस्म की दवाइयाँ, जिसके अंदर आपके ये हमने इवन उनको बहुत दूसरी वाली तरह तरह की दवाइयाँ जो आती है ये हम दे रहे हैं, पायोग्लिटाजोन दे रहे हैं, सिटा ग्लिप्टिन है, फिर या पता नहीं विल्डाग्लिप्टिन थी, ये मैं लिखा होता, लंबी लिस्ट है। मुझे लिस्ट अपने प्रिस्क्रिप्शन देख के शर्म आती है, इतना ज़्यादा दवाइयाँ मैं। और फिर जब देखो कंट्रोल ठीक नहीं है, आ रहे हैं जी मेरा ब्लड प्रेशर 240 और 140 हो गया। तो मैं तो बड़ा तंग, फिर मैंने उनको कायल 3-4 साल से मैं देख रहा था, तो उनको कायल किया। मैं कहा अब्दुल भाई मेरी बात माने तो आप, मेरा ख्याल है आपके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी कराना। वो क्या होती है मैंने एक्सप्लेन किया, फिर 2-3 बार आए, मैं करता रहा, आखिर मान गए। तो मैंने आतिफ के पास भेज दिया, आतिफ इनाम उनका नाम है, इनामुल हक शामी साहब, हमारे बहुत अच्छे सर्जन, पॉलीक्लिनिक, उनकी मग़फ़िरत करे, बहुत अच्छे हमारे बड़े भाइयों की तरह मेहरबान थे। उन्होंने खैर प्राइवेट में शगली में बैठते वहाँ पे उनका किया, और ये जो है ना वो उनकी बड़ी कामयाब सर्जरी हुई है। और उसको अब 6 साल हो गए हैं। तकरीबन 4 माह के बाद मेरे पास आते रहे, बाद में भी 4 माह के बाद आए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 47 किलोग्राम वजन मेरा कम हुआ है, 47 किलोग्राम। और वो 47 किलोग्राम से कहता है मैंने अभी तो मुझे, जो फिर भी आते हैं तो कहते हैं मैं 3-4 बार कपड़े छोटे करा चुका हूँ। एक दवाई शुगर की नहीं ले रहे, कोई इंसुलिन नहीं, कोई ओरल नहीं, कोई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं है, कोई स्टैटिन नहीं है, कोई मैदे की दवाई नहीं है, किसी एस्पिरिन नहीं है, कुछ नहीं है। और वो एक क्लास किस्म की उनका बेहतर हो गया। आप चलते हैं कंफर्टेबली चलते हैं, आधा घंटा पौना घंटा वॉक करने लग गए हैं। तो ये ऐसी चीज़ है रिमार्केबली, कहाँ इतनी दवाइयाँ थी, कहाँ सिंगल दवाई नहीं ले रहे। तो मैंने उसके बाद फिर और भी 1-2 हमारे अजीजा उनको कहा था, बहुत सारे लोगों को कहते हैं, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते।